जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर को ध्यान में रखते हुए आपको हिंदी और प्राइड के द्वारा टीचिंग एप्टीट्यूड को करा दिया गया है और रिसर्च एप्टीट्यूड अभी चल रहा है। तो ये जो आपका सेकेंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड है, इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आपने आपका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच काम करना चाहिए क्वेश्चन को लेके, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे आपको नहीं जाना है। तो प्रीवियस के जो 10 क्वेश्चन आपको कराए हैं उससे आपको आइडिया लगा होगा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या होना चाहिए, रिसर्च के मेथड क्या होने चाहिए, है ना। इवन कुछ ऐसे जो भी थे विद्वान, वो कौन कौन से मॉडल को अपनाए, उनका क्या प्रतिपादन रहा, उन सबसे भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको लगा होगा, इसने आपको जानने की कोशिश की है एज ए रिसर्चर, जब आप फील्ड में उतरते हैं तो क्या सिर्फ नॉलेज को इन्हांस करने के लिए उतरते हैं या समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए उतरते हैं, या आप जो टेक्निक अपनाते हैं चाहे वो केंद्रित समूह विधि अपनाते हैं, कौन सा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और अभी एक जब हम क्वेश्चन कर लेंगे तो और अच्छे से हमें आइडिया होगा। तो चलिए हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अगर देखें यहाँ पे जो आपका आया हुआ है 2021 का ही है क्वेश्चन पेपर। सीधे क्वेश्चन आपसे कहता है कि जब इतिहास संबंधी शोध करते हैं, तो जब हम रिसर्च के टाइप में देखते हैं तो एक हिस्टोरिकल रिसर्च भी होता है। तो जब भी हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं तो उसमें डिस्कोर्स एनालिसिस किससे जुड़ा होता है। डिस्कोर्स एनालिसिस यानी इसके पहले भी आपने देखा कि जो है कुछ लोगों के सिद्धांत को जो है मान्यता दी जाती है और जो उसके विद्वान होते हैं उनके नाम पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे जब इतिहास संबंधी शोध में आप जाते हैं तो डिस्कोर्स एनालिसिस कार ने दिया, फूको ने दिया, स्किनर ने दिया, हॉब्सबॉम। स्किनर का आप सिद्धांत पढ़ते हैं, इसके जस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड में आपने स्किनर का सिद्धांत पढ़ा था। तो यहाँ पे डिस्कोर्स एनालिसिस फूको से है। तो एक काम करेंगे कि जैसे कुछ आपने किसी की फिलॉसफी पढ़ ली कि हाँ इन्होंने दिया और कई बार पूछा गया है, तो प्लीज़ हम यही आपको रिकमेंड करेंगे कि कोई जो है कॉपी बनाए रखिए, जो क्वेश्चन में प्रीवियस में आए उनके नाम जरूर मेंशन करिए। जैसे फूको है, कार है, हॉब्सन है, स्किनर है, इन लोगों ने रिसर्च के क्षेत्र में क्या किया, थोड़ा सा आगे पीछे देख लेंगे तो कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपके रेंज में आ जाएगा। अब जैसे डिस्कोर्स विश्लेषण, डिस्कोर्स विश्लेषण फूको से जुड़ा है, फूको द्वारा परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है ज्ञान का गठन। ज्ञान का गठन ही नहीं, ज्ञान के गठन का जो तरीका होना चाहिए। तो डिस्कोर्स विश्लेषण में फूको यही कहते हैं इनके द्वारा है कि ज्ञान का गठन का जो तरीका होना चाहिए सामाजिक प्रथाओं के साथ युक्तिपरकता के रूप और शक्ति संबंध जो इस तरह के ज्ञान और उनके बीच संबंधों में निहित है। तो यहाँ पे देखें, प्रवचन सोचने और अर्थ उत्पन्न करने के तरीकों से कहीं ज्यादा ये है डिस्कोर्स विश्लेषण इनके द्वारा कहा जाता है। दिया गया है कि मापी जाने योग्य और बदलते मापों से युक्त ऊंचाई, भार या प्रसन्नता जैसी विशेषता को आप क्या कहेंगे। यानी एक तो ये है कि कह रहे कि मापी जाने योग्य कुछ चीजें होती है कि हम उसका मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो बदलते मापों से युक्त है, यानी आप मेजरमेंट करते रहो वो चेंज होता रहेगा। जैसे ऊंचाई है ना, हाइट जो है कभी कितना भी है कभी कितना है। अब भार या प्रसन्नता जैसी विशेषता है, उसको आप क्या कहेंगे, समझने वाली बात है। अब उसमें दिया कि ये अनुगामी होगा, ये वेरिएबल होगा, ये सांख्यिकी होगा या प्रतिदर्श। तो ये देखिए कितना ज़्यादा वेरिएबल इंपॉर्टेंट हो गया। ये आपके फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड में ही वेरिएबल था। हमने आपको ऐसे ही संक्षेप में एक्स वर्सेज वाई का वो इसके प्रीवियस के जस्ट वीडियो में ये चीज़ बताया था कि कैसे हम एक चीज़ को स्थिर रख के दूसरे के सापेक्ष उस चीज़ को देखते हैं, क्या मूवमेंट करने से कार्य कारण श्रृंखला में क्या बदलाव आता है। तो यही चीज़ है कि अगर मापी जाने योग्य मान लो यक्स वस्तु है और बदलता माप वाई है, तो मापी जाने योग्य और बदलते मापों से युक्त ऊंचाई, भार या प्रसन्नता जैसी विशेषताओं को हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। वो चर है। चर जैसा कि नाम से ही बहुत कुछ क्लियर होता है कि वह है जिसका मान वैल्यू परिवर्तित होता रहता है। तो चर की सबसे बढ़िया डेफिनेशन क्या है कि चर वो चीज है जिसकी वैल्यू जो है वो परिवर्तित हो रही है। आज हाइट इतनी है, कल इतनी है ना। भार या प्रसन्नता में भी आप देखें तो भार कितना है, प्रसन्नता आज आपका थोड़ा कम है, कल ज्यादा है। तो ये वैल्यू जो है वही डिफाइन करता है, जिसकी वैल्यू जो है चेंज होती रहती है। चर कहलाने के लिए किसी भी वस्तु, चीज या प्राणी के गुणों का मापन सिर्फ मात्रात्मक ढंग से ही हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। मतलब कि आप मात्रा के आधार से ही नहीं उस चीज को माप सकते, ये जरूरी नहीं है। यदि उनका मापन आप गुणात्मक ढंग से भी करते हैं तो भी उसे हम चर की श्रेणी में रखेंगे। अब इसको बहुत ही अच्छे से आपको यहीं पे वेरिएबल क्लियर कर दे रहे हैं। जैसे इसने कहा, एक तो होता क्वांटिटी, है ना। तो आप कभी भी ये माप सकते हैं कि अपनी प्रसन्नता को आज मतलब कि क्वांटिटी में भी कह सकते हैं, जैसे कि 2 गुना प्रसन्नता था, कल 3 गुना हो गया, है ना। तो मतलब संख्या में एक तरीके से कह सकते हैं क्वांटिटी में। और लेकिन प्रसन्नता को गुणात्मक तरीके से हम अक्सर मापते हैं ना,
कि कल मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता थी इस बात को लेके, आज मैं और भी खुश हूँ, उसके पीछे का ये रीज़न है। तो दरअसल ये खुशी हो गया, दुःख होना, ये क्वालिटी में, आपके गुण में आएगा ये। क्वांटिटी में जैसे लीटर वगैरह में चीज़ों को मापते हैं, इस तरीके से वो चेंज होता रहता है। लेकिन इन्होंने ये साफ कह दिया कि वैल्यू अगर चेंज होता रह रहा है किसी चीज़ का, तो जो भी चर कहलाने वाले के डेफिनेशन में आएगा कि कोई भी वस्तु है, चीज़ या प्राणी है, जिनके गुणों का मापन सिर्फ़ आप मात्रात्मक ढंग से ही करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो वेरिएबल है। उनका मापन आप गुणात्मक ढंग से भी कर सकते हो, वो भी हम चर की ही श्रेणी में रखेंगे, अलग नहीं रखेंगे। बाकी ह्यूरिस्टिक विधि आपने उसमें देखा होगा, फर्स्ट वाला जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें ह्यूरिस्टिक अनुमानी विधि आता है, एक सैम्पलिंग मेथड आता है, स्टैटिक्स लेना आता है, ये मेथड के मतलब कि तरीके भी होते हैं। अब यहाँ पे देखिए तीसरा जो 13वां क्वेश्चन है, किसी परिघटना के संबंध में कार्य करते समय शोध में विभिन्न पद्धति, अध्ययन समूह, यहाँ तक कि स्थानीय और अस्थायी विन्यासों के संयोजन को क्या कहते हैं? अभी देखिए ट्रायंगुलेशन, कार्पस, मेडिटेशन, कंटेंट एनालिसिस। तो यहाँ पे ट्रायंगुलेशन अभी आया ना, त्रिभुजन का सिद्धांत वगैरह किसने दिया था? ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे सीधे बोला कि आप रिसर्च कर रहे हो, है ना? बहुत सारे तरीकों को अपना रहे हो, बहुत सारे अध्ययन समूह को, स्थानीय और अस्थायी विन्यासों को भी। तो वो सब जब जोड़ रहे हो, तो जोड़ने से क्या निकल के आ रहा? आप मेडिटेट कर रहे हो, आप ट्रायंगुलेशन कर रहे हो, कि जो कंटेंट है वो कंटेंट का एनालिसिस कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें हैं कि किसी भी परिघटना के संबंध में जब काम करते हुए शोध में, रिसर्च में आप अलग-अलग मेथड को अपना रहे हो, अलग-अलग अध्ययन समूह, स्थानीय एवं अस्थायी चीज़ों को और विन्यास, तीनों को अगर आप संयोजित कर रहे हो तो ट्रायंगुलेशन है। ट्रायंगुलेशन यानी त्रिभुजन है। एक तो अलग-अलग आपने मेथड, पद्धति अपनाई, अध्ययन समूह, स्थानीय और अस्थायी और विन्यासों का संयोजन किया। मैं इंग्लिश में भी पढ़ दूँ, नहीं तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बाइलिंगुअल को लेके परेशान हैं। देखिए रिसर्च में आपको बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड, आपने एक तो पहले डिफरेंट मेथड को जो भी आपको अपनाना है, हिस्टोरिकल मेथड हो गया या और भी जो भी मेथड है उसको अपना लिया। दूसरी चीज़ एक स्टडी ग्रुप, और एक है कि लोकल एंड टेम्पोररी जो भी सेटिंग है वो। 3 चीज़ों को आपने जॉइन किया कि हमने मेथड भी अपना लिया अलग-अलग, स्टडी ग्रुप को भी ले लिया, लोकल एंड टेम्पोरल जो भी सेटिंग की, और इस तरीके से एक ट्रायंगुलेशन फॉर्म में चीज़ों को करके एक रिसर्चर रिसर्च कर रहा है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है कि जब हम सर्वे रिसर्च, यानी एक विधि होगा कि आपने देखा होगा कि लोग रिसर्च करते हैं तो सर्वे करने जाते हैं। जैसे इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी को ही ले लीजिए कि हमको पॉवर्टी को हटाना है, रिमूव मतलब कि वही हटाना है। तो हटाना है तो हम जाएँगे कि मान लें गाँव-गाँव, शहर-शहर जहाँ भी जाना हो, जाके पता करें कि सर्वे करें कि वहाँ की स्थिति क्या है। तो वही है, वेरिएबल के थ्रू हम मान लें कि यहाँ पे कम है, वहाँ पे ज़्यादा है। क्यों है? कि वहाँ पे कुछ चीज़ों का अभाव है, वहाँ पे उन चीज़ों का अभाव नहीं है। तो कुछ ऐसे, तो एक सर्वे रिसर्च होता है। तो जो सर्वे रिसर्च होता है वो किस चीज़ पे आधारित होता है? वो रचनावाद पे होता है, कंस्ट्रक्टिविज़्म पे होता है, या हर्मेन्यूटिक शास्त्रार्थ मीमांसा पे होता है, या इंटर या इंटरप्रेटिविज़्म व्याख्यात्मक तो होता है नहीं, जो एक तरीके से हम कहते हैं ना कि उस चीज़ को हम इंटरप्रेटेट कर रहे हैं तो उसकी मिज़्म लगा दीजिए तो व्याख्यात्मकता हो गया। और या तो पॉजिटिविज़्म यानी पॉजिटिवम कहेंगे, प्रत्यक्षवाद जो सामने से हो रहा है। अब जब हम सर्वे कर रहे हैं तो वो किस चीज़ में आएगा? तो व्याख्यात्मक सर्वे मेथड जो है व्याख्यात्मक में आएगा। यानी सर्वेक्षण अनुसंधान जो होता है उसको क्या करते हैं कि व्यक्तियों के एक नमूने से हम क्या करते हैं? सर्वेक्षण हम कैसे करते हैं? सर्वे करने गए कहीं पे भी गाँव, दूर-दराज इलाकों में, तो व्यक्तियों के एक नमूने से प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से जानकारी कलेक्ट करते हैं और उसी को सबके सामने आके व्याख्यायित कर देते हैं, इंटरप्रेटेट कर देते हैं। तो यही चीज़ है। और सर्वेक्षण शोध जो होता है वो प्रत्यक्षवाद पर आधारित होता है। तो प्रत्यक्षवाद और अप्रत्यक्षवाद करके जो है पोस्टिज्म करके है, प्री पोस्टिज्म करके ये हमारे सिलेबस में है। तो ये ध्यान रखना कि अगर व्याख्यात्मक ये करके कोई भी सर्वे मेथड से रिसर्च किया जा रहा है तो वो सबसे पहले किस कैटेगरी में आएगा, ये ध्यान रखना है। व्याख्यात्मक में आएगा, और वो शोध जो होगा वो रिसर्च वो प्रत्यक्षवाद के तहत आएगा। अब सोचिए 1 को 2 से सुमेलित करना है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कार्योत्तर शोध, दूसरा दिया है ये तो मान लीजिए एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कार्योत्तर शोध, है ना, कार्योत्तर शोध के बारे में दिया है। फिर एक अप्लाइड रिसर्च अनुप्रयुक्त शोध है, एक दिया है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च संप्रत्यात्मक। हिंदी भी देखते जाइए, हिंदी वाले विद्यार्थी जो भी है हिंदी भाषा में देना है। अप्लाइड एक कॉन्सेप्ट वे बेस है जिसको संप्रत्यात्मक शोध कहते हैं। एक है एक्सप्लोरेटरी, तो ये आपको टाइप भी पता चल रहा है रिसर्च के। एक समन्वेषी शोध जिसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कौन सा किसका क्या मतलब है। तो अभी हमने ऐसा तो शोध का पढ़ा नहीं कुछ, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो कार्योत्तर शोध है। कार्योत्तर शोध चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता,
जो कार्योत्तर शोध होता है, अब कार्योत्तर की अभी जस्ट इंग्लिश हम लोगों ने देखी थी, बहुत ही कंफ्यूजन कर देते हैं हिंदी और इंग्लिश में। इसी को एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहते हैं। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कार्योत्तर शोध, और अप्लाइड रिसर्च, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो इन्होंने साफ साफ ये कहा जो आपका कार्योत्तर शोध है, कार्योत्तर शोध जो है चरों पर कोई नियंत्रण नहीं, केवल उसी की जानकारी देता है जो हो चुका है ना। जो कार्योत्तर शोध है वो चरों पर कोई नियंत्रण नहीं, केवल उसी की जानकारी देता है जो हो चुका है अथवा हो रहा है। अनुप्रयुक्त शोध क्या है? अप्लाइड वाला, किसी भी समाज अथवा औद्योगिक या व्यावसायिक संगठन के सामने उपस्थित तात्कालिक समस्या का समाधान ढूंढना। अप्लाइड में आपको क्या करना है? अनुप्रयुक्त में कोई भी समाज या औद्योगिक व्यावसायिक संगठन उसके सामने उपस्थित तात्कालिक जो समस्या है उस समस्या का निदान देना है आपको। और संप्रत्यात्मक में किसी भी अमूर्त विचार अथवा सिद्धांत से वो संबंधित कौन सा होता है? संप्रत्यात्मक। संप्रत्यात्मक का इंग्लिश आपने देख लेना है, कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल वाला है कि आपको सामने कोई भी चीज समस्या उसका निदान देना है। और एक्सप्लोरेटरी में क्या करना है? समन्वेशी में परीक्षण के स्थान पे प्रकल्पना का विकास करना, समन्वेशी शोध में। रिसर्च के उसमें पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। अब देखिए किस प्रणाली का उपयोग हम नृविज्ञानी शोध में करते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हम लोगों ने एथनिक वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे वैसे है कि एंथ्रोपोलॉजिकल यानी एंथ्रोपोलॉजिकल नृविज्ञानी यानी मानव विज्ञान से संबंधित जो चीजें हैं वो हम किस में करेंगे, तो वही है अभी देखा था एथनोग्राफिक मेथड, नृजाति वृत्त प्रणाली। तो हमने एथनिक वाला आपको ड्रेस से जो है एग्जाम्पल दिया था। नृजाति वृत्त प्रणाली का प्रयोग जैसे नृविज्ञान शोध में किया जाता है। नृवंश विज्ञान विधि एक ऐसा शोध दृष्टिकोण है जहाँ सैद्धांतिक पृष्ठभूमि के विपरीत किसी वर्ग या समूह के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ज्ञान तथा नियम का, वही हमने कहा कि कहीं के भी कल्चर को, रहन सहन, खान पान, वो चीजें करेंगे तो आप नृविज्ञानी शोध के तहत आएगा। जैसे मान लीजिए आप रिसर्च करने गए, खेलते हुए बच्चों के समूह का अवलोकन कर रहे हैं कि ये बच्चे कौन सी एरिया से आते हैं, इनके रहन सहन, खान पान क्या है, इनकी पढ़ाई का अगर देखें तो इनके मानसिक स्तर क्या है, मानसिक स्तर के पीछे का कारण क्या, बहुत सारी चीजें उसको आपने क्या किया, अवलोकन, उसको देख के बहुत चीजों को रिसर्च कर लिया, समझ लिया। और ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय ज्ञान का अवलोकन आपको करना, तो भी आप इन जो है मेथड से उस चीज को अपना के कर सकते हैं। अब देखिए नीचे दिया है कि मान लीजिए एक रिसर्चर है और जब भी वो अध्ययन करता है तो अध्ययन के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में स्पष्ट विचार का अभाव होता है। मतलब रिसर्चर के तौर पे हम गए और रिसर्च करना शुरू कर दिए, समस्या हमारे सामने है और नहीं पता है कि विचार नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ इसमें कमी है, क्या चीज़ ज़्यादा है। तो गवेषणा विशेष रूप से उपयोगी होगा। तो यहाँ पे आप क्या, गवेषणा विशेष रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। दूसरा कथन है कि गवेषणा के माध्यम से शोधकर्ता अवधारणाओं को और अधिक स्पष्ट रूप में विकसित करते हैं, प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं, संक्रियात्मक परिभाषाएं विकसित करते हैं और अंतिम शोध अभिकल्प को सुधारते हैं। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का आपको चयन करना है, इसमें समझना है। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन जो बोथ यानी कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। कथन 1 और 2 दोनों ही इस दृष्टि से देखा जाए यहाँ पे सही है। कैसे? जब कोई भी रिसर्चर अध्ययन के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में स्पष्ट विचार का उसको अभाव होता है तो वो गवेषणा विशेष रूप से उपयोगी होता है। यानी अनुसंधान जो है वो विशेष रूप से, क्या समस्या आएगा, कैसी समस्या आएगी पता ही नहीं है, तो उसके लिए गवेषणा विशेष रूप से उपयोगी होता है। इसके अलावा गवेषणा के माध्यम से शोधकर्ता अवधारणाओं को और अधिक स्पष्ट रूप से विकसित करता है, प्राथमिकताएं निर्धारित करता है। पहले वो प्राथमिकता निर्धारित कर लेगा और उसके बाद संक्रियात्मक परिभाषाएं विकसित करेगा और अंतिम जो शोध है उसको यानी डिजाइन को फिर सुधारता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से इसको देखिए कि जब भी कोई रिसर्चर जो है, इंग्लिश में भी देख लेते एक बार, कि एक्सप्लोरेशन इज ए पर्टिकुलरली, जब हम एक्सप्लोर करते हैं कोई भी एक तरीका ये भी है रिसर्च का, तो एक्सप्लोरेशन इज ए पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन रिसर्चर लैक ए क्लियर। अभी ये ध्यान रखिए कि जब भी आप रिसर्च के फील्ड में जाएंगे और कोई भी विजन को लेके आपको क्लियरिटी नहीं कि इस टॉपिक पे कैसे शोध करना, क्या करना है, लैक अ क्लियर आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम दे विल मीट ड्यूरिंग द स्टडी। जब आप पढ़ रहे हो उस समय के बीच में कोई समस्या आ गई, आपको कुछ भी क्लियर नहीं है, पर्टिकुलरली यूज फॉर एक्सप्लोरेशन, तभी ये विधि आपके लिए अच्छा होगा। और थ्रू एक्सप्लोरेशन रिसर्चर्स डेवलप कॉन्सेप्ट, जैसे ही आप एक्सप्लोरेशन मेथड को अपनाते हैं देन आपके लिए कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली, आपकी जो अवधारणा है जिसमें आपका अभाव था, नहीं जानकारी थी, वो क्लियर होता है, इस्टेब्लिश होता है, प्रायोरिटीज तय करते हैं, फिर आप जो है ऑपरेशनल यानी उस चीज़ों को लागू करते हैं, फिर फाइनल रिसर्च डिजाइन अपना अप्रूव करते हैं, तैयार करते हैं।
तो वही चीज आपको बताया कि दोनों ही सही है। अगर आपको कभी भी रिसर्च के दौरान ये परेशानी आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोरेशन को क्या कहते हैं, गवेषणा। आपको यही टेक्निक अपना के चीजों को करना हो, सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केस स्टडी मेथड। अब एक तरीका आपको बता दिया कि केस स्टडी मेथड कौन सा बढ़िया तरीका है केस स्टडी मेथड के लिए। एक दिया है कि निगेटिवली ओरिएंटेड, दूसरा दिया एप्रिसिएशन ओरिएंटेड, तीसरा दिया डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेड, पर्टिकुलरली या पर्टिकुलरिस्टिक इंडक्टिव। ये सारे आपको दे दिए कि केस स्टडी जो है कोई भी मेथड कौन से केस अध्ययन विधि की अनिवार्य विशेषता है, यानी जब भी हम केस अध्ययन विधि की सहायता से कोई चीज सॉल्व करना चाहते हैं तो उसकी क्या जो है विशेषताओं में उसकी फीचर्स क्या है, तो वो आपको क्या करता है कि नकारात्मक की ओर उन्मुख कर जाता है, यानी नकारात्मकता की ओर ले जाता है, महत्व देने की ओर उन्मुख होता है, विशिष्टतावादी होता है, वर्णनात्मक होता है, आगमनात्मक होता है। तो कौन सी केस अध्ययन विधि की अनिवार्य विशेषताएं इसमें है, इनमें से कौन से केस अध्ययन विधि की अनिवार्य विशेषताएं, आपको ये ध्यान रखना है दिए गए विकल्प में से। तो ध्यान रखिए सी डी ई, केवल सी डी ई ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो सही है। यानी व्यष्टि अध्ययन की प्रमुख विशेषताओं में देखें तो व्यष्टि अध्ययन की प्रमुख विशेषताओं में विशिष्टतावादी, वर्णनात्मक, आगमनात्मक, ये जो चीजें हैं यानी विशिष्टतावादी, वर्णनात्मक, आगमनात्मक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ डिजाइन, डिजाइन के प्रकार और उसकी विशेषताएं दी हैं। जैसे डिजाइन में दिया है कि सालोमन का 4 समूह अविकल्प। अब यहाँ पे देखिए ये सालोमन है, इनका 4 समूह डिजाइन करके 4 समूह अविकल्प दिया है। फिर दिया है कि पोस्ट टेस्ट वनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, यानी परीक्षा की जो उपरांत चीजें हैं तो परीक्षणोपरांत बोला है, केवल नियंत्रण समूह डिजाइन करके अविकल्प करके दिया है, या वन शॉट अध्ययन करके वन शॉट केस दिया है, या इनके अलावा जो है आपको सहसंबंधात्मक अविकल्प डिजाइन दिया है। इनमें कौन सा सही, आपको वही चीज सुमेलित करना है। जैसे यहाँ पे दिया कि सालोमन का 4 समूह अविकल्प, ये क्या है, तो ये सालोमन के 4 समूह डिजाइन में या अविकल्प में आप करते क्या है, इसमें नियंत्रण और प्रायोगिक समूहों का एक अतिरिक्त समुच्चय होता है। जो परीक्षोपरांत केवल नियंत्रण समूह अविकल्प होता है उसमें पूर्व परीक्षित समूह को पूर्णतः छोड़ दिया जाता है। जो वन शॉट केस स्टडी होता है, वन शॉट केस स्टडी में परिवर्तन को प्रेक्षित करने के लिए एक समय में एक समूह का प्रेक्षण किया जाता है। प्रेक्षण यानी एक तरीके से ऑब्जर्वेशन। वन शॉट में परिवर्तन को ऑब्जर्व करने के लिए एक समय में एक समूह को पूरा लेके ऑब्जर्व कर ले, वो केस स्टडी है। और इनके अलावा सालोमन का जो 4 समूह डिजाइन, इसमें क्या है कि नियंत्रण और प्रायोगिक समूह का एक अतिरिक्त समुच्चय बन के आता है। और एक जो होता है सहसंबंधात्मक अविकल्प, उसमें क्या होता है कि ये क्रॉस सेक्शनल डिजाइन है, यानी इसमें जो है हम रिसर्च कर रहे हैं तो ये क्रॉस सेक्शनल डिजाइन है। इसमें वन शॉट में हमने ऑब्जर्वेशन के लिए पूरे एक ग्रुप को एक ही बार में एक शॉट में ले लिया। यहाँ पे दिया है कथन 1 और 2, हमें समझना है असर्शन एंड रीजन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अनुसंधान से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रत्येक रुचि क्षेत्र के लिए, रिसर्च से यह स्पष्ट हुआ कि प्रत्येक रुचि क्षेत्र के लिए द्विचरणीय प्रवाह सिद्धांत का अति सरलीकरण किया गया है। क्या कह रहा है कि रिसर्च हैज शोन दैट द 2 स्टेप फ्लो theory is oversimplified for every field of interest। अनुसंधान से स्पष्ट हुआ कि प्रत्येक रुचि क्षेत्र के लिए जो द्विचरणीय प्रवाह सिद्धांत का वो अति सरलीकरण किया गया, उसको सिंप्लीफाई किया गया, ओवर सिंप्लीफाई किया गया है। लोग अब अपनी रुचि में मीडिया का काफी उपयोग करना चाहते हैं। इनके आलोक में आपको क्या करना है, इसका उत्तर देना है। दोनों ही कॉन्सेप्ट के आलोक में आपको जाके उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो अभिकथन अनुसंधान से स्पष्ट हुआ कि प्रत्येक रुचि क्षेत्र के लिए द्विचरणीय प्रवाह सिद्धांत का अति सरलीकरण किया गया है, वो सही है। वही इस संदर्भ में दिया गया तर्क है। लोग अब अपनी रुचि में मीडिया का काफी उपयोग करना चाहते हैं, वो भी सही है तथा ये अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे हमने देखिए इसी से रिलेटेड करीबन 20 क्वेश्चन किए, जिससे अब आपको काफ़ी आइडिया हो पा रहा होगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल है, क्या मैं पढ़ने के बाद कुछ हद तक कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो डाउट है वो धीरे धीरे आपके क्लियर हो रहे होंगे। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।